नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां बीएसपी के आधा दर्जन से भी ज्यादा बागी विधायकों के गुट ने आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये विधायक जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी का बेहतर सियासी भविष्य देखकर लोग उसकी ओर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर पे आज करीब 11 बजे अचानक भीड़ बढ़ गई। बाहर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जमा होने लगे और बड़ी तादाद में मीडिया वहां तैनात हो गया। खबर थी कि आधा दर्जन से ज्यादा बीएसपी से निकाले गए विधायक नया ठिकाना समाजवादी पार्टी में तलाश रहे हैं। बाद में उनके प्रवक्ता असलम रायनी ने इसकी जानकारी दी। अभी हम लोग 11 निष्कासित विधायकों के संख्या हो चुकी है बसपा के, और यदि वो 12 हो जाते हैं तो हम लोग अपना एक दल बनाने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग विधानमंडल दल का नेता लालजी वर्मा को हम लोग चुनेंगे। अभी हमारे साथियों ने जो मुलाकात की है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि बहुत ही अच्छा रहा और बहुत सम्मान दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी की अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने 50% से ज्यादा विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के इल्जाम में निकाल चुकी है। वैसे ये संख्या 61% तक होती है। 2017 में बीएसपी विधानसभा की 19 सीटें जीती थी। अंबेडकर नगर सीट उपचुनाव में हार गई। फिर 2 एमएलए रामवीर उपाध्याय और अनिल सिंह निकाले गए। फिर राज्यसभा चुनाव के वक्त अखिलेश से मिले 7 एमएलए निकाले गए। पिछले हफ्ते एमएलए रामअचल राजभर और लालजी वर्मा निकाल दिए गए। इस तरह कुल 18 विधायकों में से 11 विधायक पार्टी से निकाल दिए गए। लालजी वर्मा इस वक्त बीएसपी के विधायक दल के नेता थे। वो 1991 से पार्टी में थे। रामअचल राजभर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वो मायावती की 4 सरकारों में उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। बागियों का ये गुट उन्हें ही अपना नेता बताता है। कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं पूरे प्रदेश में घूमकर अपने लोगों के बीच में बैठकर, जिनका हमेशा हमें जन समर्थन मिला है, उनके बीच में बैठकर उनसे राय मशवरा करके तब हम कोई डिसीजन, कोई फैसला लेंगे। मायावती एक बार ये कह चुकी हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो बीजेपी का भी साथ दे सकती हैं। ऐसे में बीएसपी से जीते विधायकों का अखिलेश यादव से मिलना बीएसपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और ये जो कार्यकर्ता और जो विधायक लोग आ रहे हैं, इनका अपने अपने क्षेत्र में दबाव है, जाति का वोट है, इनके समीकरण का वोट है, और अल्लाह ने चाहे अच्छा एक समीकरण बनेगा और हम वापस सरकार में आएंगे। बीएसपी भले कहे कि इन विधायकों को वो पहले ही पार्टी से निकाल चुकी है, लेकिन अगर किसी भी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक किसी दूसरे दल का दामन थामने की फिराक में हो तो उस दल के लिए जाहिर सी बात है कि यह बड़ा फायदे का राजनीतिक सौदा है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कमाल खान हमारे साथ है, लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। कमाल, बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर बार जो है वो टूट सबसे ज्यादा होती है, लेकिन चाहे विधायक आए जाएं, लेकिन उनका जो वोट प्रतिशत है वो बरकरार रहता है। तो क्या ऐसे में ये जो पलायन हुआ है, क्या बीएसपी के लिए वाकई चिंता की बात है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से इस बार चिंता की बात इसलिए होना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के कारण उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ था। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी बड़े कद के लोग थे बीएसपी से, तकरीबन सभी चले गए। लालजी वर्मा, बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पहली साझा सरकार 1993 में बनाई थी, जिसमें मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन लालजी वर्मा 1991 से पार्टी में हैं। रामअचल राजभर जो निकाले गए हैं, वो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी और 4 बार वो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर बने हैं। इसके पहले आप देखिए, ब्रजेश पाठक एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे, वो चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत कद्दावर नेता थे। मायावती की जितनी बड़ी रैलियां होती थी वो सारा वही कराते थे। उनके जाने के बाद एक भी रैली नहीं हुई है बीएसपी की। तो बहुत बड़े बड़े चेहरे, बहुत बड़े बड़े नाम जो कांशीराम जी के टाइम से जुड़े हुए थे,
वो सारे चले गए। तो जाति के आधार पे उनकी एक पकड़ है जो वोट मिलता है, लेकिन सिर्फ जाति कब तक मदद कर सकती है, जबकि बीजेपी भी उन्हीं जातियों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है लगातार। तो जो जमीन पे जो काम होता था, बहुत सारी भाईचारा कमेटियां थी, जोनल कोऑर्डिनेटर्स थे, बड़े पैमाने पे जो जमीन में काम होता था वो खत्म हो गया। दूसरी चीज जो विपक्ष की भूमिका निभाने की बात है, आपको बीएसपी का एक नेता, एक कार्यकर्ता किसी टीवी चैनल में भी बोलते नहीं मिलेगा। और महंगाई, बेरोजगारी, गैस, पेट्रोल, किसान, दुनिया की किसी समस्या पे आपको प्रदेश के किसी भी सड़क पे वो खड़ा हुआ नहीं दिखा होगा कि वो विरोध कर रहा है, वो जनता के साथ है किसी मुद्दे के ऊपर। शुक्रिया आपका कमाल, इस तमाम जानकारी के लिए। दिलचस्प जानकारी है, लेकिन देखना होगा कि बीएसपी मायावती इस चुनौती से किस तरह निपटती है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा बनाम भतीजी की लड़ाई तूल पकड़ चुकी है। पशुपति कुमार पारस सहित 5 सांसदों को चिराग पासवान ने आज पार्टी से निकाल दिया। इससे पहले 5 सांसदों ने चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटा दिया और सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर नए अध्यक्ष के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी अब लोक जनशक्ति पार्टी में 2 गुट बन चुके हैं। सर्वसम्मत से फैसला लिया गया है कि पार्टी विरोधी कार्य जो 5 सांसद ने किया है, माननीय सांसद ने, उस पर सब सर्वसम्मत से सारे सदस्य जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, प्रधान सचिव थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और जो भी सम्मानित सदस्य हैं, प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट थे, सारे सदस्य थे, लगभग कुछ लोग को छोड़ करके मैक्सिमम थे। तो सब समझ लिया गया कि पार्टी विरोधी काम हो रहा है, इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया। उनका ये भी कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय जिस तरह से चिराग ने नीतीश पर हमला किया, अलग चले, उससे लोग पार्टी के लोग काफी ज्यादा आहत हैं और जिसका नतीजा ये सामने आया है। पार्टी के लोग आहत थे तो उचित फोरम पे कभी बात भी तो नहीं किए। आपको लग रहा है कि सब कुछ जेडीयू के इशारे पर हो रहा है या बीजेपी, क्या कहें? देखिए, इशारे पर किसके हो रहा है पूरी जनता जान रही है और किसके इशारे पर नहीं हो रहा है ये भी जान रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के अपने चाहने वाले लोग हैं, अपना कार्यकर्ता है, बेस पार्टी है और जनाधार है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान खाने पीने के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की परेशानियां ज्यादा बढ़ा दी हैं। सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 1 ही साल में खाने पीने के तेल से अंडा, यहां तक कि राजमा, दाल, सब कुछ महंगे हो चुके हैं। अशोक खुराना पिछले 50 साल से दिल्ली के साउथ एवेन्यू में सांसदों के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में राशन की दुकान चला रहे हैं। इस कोरोना काल में वो अंडे, सरसों के तेल और बाकी खाने पीने के सामान के दाम की बढ़ोतरी देखकर हैरान हैं। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 14 जून 2020 से 14 जून 2021 के बीच पैक्ड सरसों तेल लखनऊ में 126 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 205 रुपए प्रति किलो हो गया, यानी 79 रुपए महंगा। पोर्ट ब्लेयर में 142 रुपए से बढ़कर 205 रुपए प्रति किलो, यानी 63 रुपए महंगा। तिरुनेलवेली में 137 रुपए से बढ़कर 197 रुपए प्रति किलो, यानी 60 रुपए महंगा। पंचकुला में 120 रुपए से बढ़कर 187 रुपया प्रति किलो, यानी 67 रुपए महंगा। और दिल्ली में 132 रुपए से बढ़कर 177 रुपया प्रति किलो, यानी 45 रुपए महंगा हो गया। इस दौरान देश के 114 शहरों में सरसों तेल की कीमत 118 रुपए से बढ़कर औसतन 170 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। यानी देश में सरसों तेल 1 साल में औसतन 51 रुपए 9 पैसे प्रति किलो महंगा हुआ, यानी 43.70% की बढ़ोतरी। सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल है, इनके प्राइस जस्ट डबल हो गए लास्ट ईयर के मुकाबले। धीरे धीरे इनकी रफ्तार जिस तरह से बढ़ती रही और ये मार्च के बाद लगातार एक वृद्धि जो इन तेल के रेटों में हुई है, आम लोगों के लिए तो है ही, दुकानदारों के लिए भी परेशानी। कुछ समझ में नहीं आया कि पिछले साल जो सरसों 40 रुपए बिक रही थी, इस साल आपने देखा होगा होलसेल मंडी में सरसों का रेट 80 रुपए तक पहुंच गया। कम से कम 70 रुपए 80 रुपए सरसों बिकी है। और जिस तरह से सरसों का रेट अगर ये है तो तेल तो नेचुरली तेज होगा ही। यही हाल रिफाइंड तेल और अंडे का है। दिल्ली में 30 अंडों का एक क्रेट आज 180 रुपए के आसपास बिक रहा है। पिछले महीने इसकी कीमत 190 रुपए से 200 रुपए तक बढ़ गई थी। पिछले 3-4 महीनों में दाल के दाम भी 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़े, जबकि राजमा
पिछले साल के 85 से 95 रुपए किलो की रेट से बढ़कर आज 140 रुपए तक पहुंच गया है। जो जरूरी चीजें हैं जैसे सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, इनके महंगा होने से क्या इसकी बिक्री पे भी असर पड़ा है? हाँ, 50% बिजनेस कम हो गया इसकी वजह से। 50% सेल कम हो गई तेल की। जो 5 लीटर लेते थे वो 2 लीटर पे आ गए, जो 2 लीटर लेते थे वो 1 लीटर पे आ गए, इसलिए बहुत सेल कम हो गई। जाहिर है इस बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं। हमें काम में भी दिक्कत होती है, खाने पीने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि हम कोई सामान जल्दी खरीद नहीं पाते महंगाई की वजह से। घर का खर्च बढ़ गया सर, हम खर्चा पूरा नहीं चला पा रहे क्योंकि जब आमदनी नहीं तो सर खर्चा कहाँ से होगा। तो हम घरेलू जो भी सामान है बहुत मुश्किल से खरीद पाते हैं। कुछ खरीदना आसान बात नहीं रह गई हमारे लिए। हम गरीब लोग हैं, राशन लेने आए हैं अभी हम इस वक्त यहाँ पर 3 मूर्ति लाइन में। तो सर ये है कि हमारी गुजारिश है सरकार से कि थोड़ा कुछ सामान जो है सस्ता करें। ये महंगाई ऐसे वक्त पर बढ़ रही है जब महामारी के दौर में आम लोगों की औसत कमाई घटी है। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। माना जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता वापस तृणमूल कांग्रेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खबरों को खारिज करने की बीजेपी की कोशिशों को उस समय झटका लगा जब शुभेंदु अधिकारी की राज्यपाल के साथ बैठक में बीजेपी के 74 में से 24 विधायक नदारद रहे। माना जा रहा है कि नदारद विधायकों का एक बड़ा वर्ग पार्टी में शुभेंदु अधिकारी को दी जा रही अहमियत से नाराज है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ विधायक तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में हैं और मुकुल रॉय के नक्शे कदम पर चलकर वापसी की उम्मीद कर रहे हैं।